हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये युद्ध शुरू हुआ साल 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वेड किया और एक एक करके बाकी कई देश इस युद्ध में धकेले गए। वर्ल्ड वॉर 2 दो बड़ी अलायंसेस के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर्स करके बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए। इन्हें एलाइड पावर्स या एलाइज करके बुलाया जाता है। एलाइज में फ्रांस और चाइना जैसे देश भी जुड़े हुए थे, लेकिन शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध का एक हिस्सा ना बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में अब कुछ भी हो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है, मुझे अपने हाथ दूर रखने। लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद यूएस को भी मजबूरन इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. यहां पर जापान के कॉन्टेक्स्ट से चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात करी जाती है तो अक्सर हम जर्मनी और हिटलर पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जापान की ज्यादा बात नहीं करते। असल में बात क्या है, अर्ली 1900s में जापान में भी इंपीरियलिज्म देखा जा रहा था, ठीक उसी तरीके से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और कई और यूरोपियन देश बाकी देशों पर कब्जा करने लग रहे थे, उन्हें कॉलोनाइज करने लग रहे थे। यही चीज जापान भी कर रहा था। इंडिया जैसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, ऐसे ही 1940 तक जापान के अंडर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। ये जापानीज कॉलोनाइजर्स बात करते थे ग्रेटर एशिया की, कि हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो, लेकिन ये सब कहने की बातें थी। रियलिटी में बाकी और कॉलोनाइजर्स की तरह ये जमीन पर कब्जा करते थे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि इन्हें खुद मुनाफा मिल सके। सबसे पहला बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया था साल 1931 में। नॉर्दर्न चाइना में एक एरिया था मंचूरिया करके, वहां पर इन्होंने कब्जा जमाया। नॉर्थ में इनका प्लान था वहां से आगे जाकर ये मंगोलिया देश पर, सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में इनका प्लान था कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के जो एरियाज हैं उन एरियाज पर कब्जा करेंगे। साउथ में बात क्या थी, ये जो देश हैं आज के दिन वियतनाम, कंबोडिया के, ये उस वक्त एक्चुअली में फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना करके बुलाया जाता था। तो जापान अगर इन पर कब्जा करना चाहता था तो उन्हें पहले फ्रेंच एम्पायर को हराना होता है। यहाँ पर साल 1940 में यही हुआ। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और इन एरियाज पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन ये करने से जापान अब वर्ल्ड वॉर 2 का एक पार्टिसिपेंट बन गया। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक देश के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है, उन पर कब्जा किए जा रहा है, दूसरी तरफ एशिया में जापान है जो यही चीज करने लग रहा है। हम यहां पर वॉर में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहते अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यहां पर इन्हें रोकने के लिए। क्यों ना इकोनॉमिकली कुछ एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका एक्चुअली में कॉपर, आयरन और स्टील बड़े एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, इन्हें जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, इस पर रोक लगा देता है। उम्मीद ये थी कि जापान ये देखकर एक्सपेंशन बंद कर देगा, शांत बैठेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। रिस्पॉन्स में फिर अमेरिका एक्चुअली में तेल बेचना बंद कर देता है जापान को। उस जमाने में ऑयल एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था जापानीज लोगों के लिए, और 80% ऑयल जो जापान में आता था वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा कि हम एक ही शर्त पे तेल वापस शुरू करेंगे तुम्हें देना, कि तुम पहले चाइना के जो एरियाज को तुमने ऑक्यूपाई किया है वहां से वापस निकलो और जर्मनी और इटली के साथ अपनी अलायंस को तोड़ो। लेकिन ये करने का मतलब था कि अपने जो सपने थे ग्रेटर एशिया बनाने के जापानीज लोगों के, वो खत्म करने पड़ते जापानीज एम्परर को। तो उन्होंने मन मन में सोचा, भाई तुम बाढ़ में जाओ अमेरिका, हम कोई और रास्ता अपनाते हैं। इन्होंने देखा कि जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज है, यहाँ पर तेल और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, क्यों ना इन एरियाज पर अपना कब्जा जमाएं और खुद ही अपना तेल निकाल लें, फिर अमेरिका पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, इंडोनेशिया उस वक्त डच ईस्ट इंडीज था, तो डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया उस वक्त ब्रिटिश मलाया था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश और डच दोनों अमेरिका के एलाइज थे। अगर इन देशों पर भी हमला कर दिया तो इसका मतलब था कि अमेरिका हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जा रहा है यहाँ। अच्छा, हो सकता है कि अमेरिका हम पर हमला ना करे, लेकिन उसके बाद जब हम फिलीपींस के देश पर कब्जा करने जाएंगे, जो कि एक्चुअली में अमेरिका की टेरिटरी थी उस वक्त, अमेरिका ने फिलीपींस को ऑक्यूपाई कर रखा था, कॉलोनाइज कर रखा था, तब तो अमेरिका हम पर पक्का वापस हमला कर देगा, क्योंकि वो हम फिर अमेरिका की टेरिटरी छीन रहे होंगे। और ग्रेटर एशिया का सपना फिलीपींस के बिना कैसे पूरा हो सकता है।
तो अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हम इन सारे एरियाज को ऑक्यूपाई करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे। लेकिन अगर इन केस अमेरिका हम पर हमला कर दे तो उन्हें चुप कराना पड़ेगा पहले ही। अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है, अगर एक लंबी लड़ाई चलेगी हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम चुपके से सीक्रेटली जाकर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर देंगे, उड़ा डालेंगे उनके सारे फाइटर विमानों को, सारे जहाजों को, तो क्या होगा? तो कैसे वो हम पर हमला करेंगे? इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करता है। December 7th, 1941. Fly overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. 350 से ज्यादा जापानीज नेवी के एयरक्राफ्ट्स हमला करते हैं, बम गिराते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी के शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद जापान इसके बाद जाकर एकदम से फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज थी जो जापान ने करी। बच्चे ऐसी सोच रखते हैं कि देखो, मैं उन्हें जाकर पहले मार देता हूं ताकि वो मुझे ना मार पाए और फिर उनकी टेरिटरी पर जाकर कब्जा कर लेता हूं, और क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो इसलिए मैं सेफ हूं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप यूएसए जैसे बड़े देश की टेरिटरी पर कब्जा करोगे, उनके मिलिट्री बेस पर हमला करोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वो चुप बैठे रहे, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियसली इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि अब वो भी वॉर में आ रहा है और जापान के खिलाफ अमेरिका जंग छेड़ देता है। यही वो पॉइंट था जब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। और ऐसा होते देख नाजी जर्मनी और इटली भी यूएसए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं 3 दिन बाद। तो 1941 के एंड तक वर्ल्ड वॉर 2 अपनी फुल स्विंग में थी। इन सारे बड़े देशों ने एक दूसरे के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। इसके बाद एक्चुअल वॉर की ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए साल 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है, अपने आप को गोली मारकर, और उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर जाता है। तो एक्सिस पावर्स में सिर्फ जापान बचता है जिसने सरेंडर नहीं किया है। लगातार हुए लॉसेस के बावजूद भी जापानीज एम्परर सरेंडर करने को राजी नहीं है। इस पॉइंट पर जापानीज फैशिज्म की थोड़ी डिटेल्स में जाना काफी इंटरेस्टिंग होगा। असल में बात क्या थी दोस्तों, जापानीज आम जनता को भारी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जापान में एक महाराजा थे, जापानीज एम्परर जो थे उनके, हिरोहितो थे वो उस वक्त। लोगों को बताया जाता था कि ये जो एम्परर हैं ये भगवान की देन है। लिटरली लोग उन्हें भगवान से कंपेयर करते थे। तो जो भी वो कहते अंधाधुंध उसमें विश्वास करो, अगर नहीं करोगे तो तुम हमारे देश के अगेंस्ट हो। अगर हमारे जापानीज एम्परर ने कहा है कि हम इन देशों को जाकर इन पर कब्जा करेंगे, इन्हें कॉलोनाइज करेंगे, इनके अच्छे के लिए करेंगे हम, तो वो सही कह रहे हैं। हम जंग पर जा रहे हैं, एक अच्छे पर्पस के लिए जंग पर जा रहे हैं। जो भी जंग को अपोज करता था एक्चुअली में जापान में, उन्हें हंट डाउन करके मार दिया जाता था। इसके अलावा कुछ जापानीज कल्चर और ट्रेडिशंस जो थे उन्हें बड़े गंदे तरीके से मॉडिफाई किया जाता था लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनका बुशिडो समुराई ट्रेडिशन। इस बुशिडो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग समुराइज को हमेशा मौत के बारे में अवेयर रहना चाहिए, उसे दी एंड की तरह नहीं देखना चाहिए और मौत से इतना डरना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने इस ट्रेडिशन को मॉडिफाई करके लोगों को क्या सुनाया, इन्होंने कहा कि एक समुराई वो होता है जो एम्परर के लिए जान देने को तैयार है, जो समझता है कि एम्परर के लिए जान देना मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑनर है और दुश्मनों के सामने सरेंडर करना मेरे लिए बेइज्जती वाली बात है। इस तरीके से अगर लोगों को ब्रेन वॉश किया जाएगा तो लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे, और यही हुआ दोस्त। जापानीज लोगों को ब्रेन वॉश किया गया ऑर्गेनाइज्ड सुसाइड अटैक्स करने के लिए। यहां पर एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर